Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. जरा सोचिए, एक कंपनी जो भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे देश पर राज करने लगती है। तो ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की और इस बात की कि कैसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की भूख ने भारत के देहाती इलाकों और वहां रहने वाले लाखों लोगों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 अगस्त 1765 से। इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है मानो मुगल बादशाह एक आलीशान दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना रहे हैं। अब दीवान बनने का मतलब था कि पूरे इलाके का फाइनेंशियल कंट्रोल, सारा हिसाब किताब कंपनी के हाथों में आ जाना। मतलब एक ही झटके में व्यापारियों की एक कंपनी शासक बन गई। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई बड़ा शाही दरबार नहीं लगा। ये पूरी घटना तो शायद रॉबर्ट क्लाइव के एक छोटे से तंबू में हुई थी, जहां गिने चुने अंग्रेज और भारतीय ही मौजूद थे। यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि इतिहास अक्सर वैसा नहीं होता जैसा दिखाया जाता है, बल्कि वैसा होता है जैसा जीतने वाले दिखाना चाहते हैं। तो ये हमें इस सफर के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर होता क्या है जब व्यापारी किसी देश पर, खासकर उसके देहाती इलाकों पर शासन करने लगते हैं? उनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? वहां के लोगों की भलाई या सिर्फ अपना मुनाफा? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। दीवान बनने के बाद कंपनी के सामने जो पहली और सबसे बड़ी पहेली थी, वो थी रेवेन्यू की, यानी इस नई जमीन से लगातार पैसा कैसे कमाया जाए। कंपनी की शुरुआती स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी सादी थी। देखिए, वो अब भी खुद को एक शासक नहीं बल्कि एक व्यापारी ही मानती थी। उनका मकसद साफ था, जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निकालो। बढ़िया क्वालिटी का कपास और रेशम जितना सस्ता हो सके उतना सस्ते में खरीदो। और तो और ब्रिटेन से सोना चांदी लाने के बजाय बंगाल के ही रेवेन्यू से अपना एक्सपोर्ट का सारा खर्चा निकालो। किसी रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाने में उनकी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। और मुनाफे पर टिकी इस बेरहम पॉलिसी का नतीजा बहुत भयानक था। किसानों पर टैक्स का बोझ इतना बढ़ गया कि उनकी कमर टूट गई। कारीगरों को अपना सामान कंपनी को कौड़ियों के दाम पर बेचना पड़ रहा था, इसलिए वो गांव छोड़कर भागने लगे। देखते ही देखते पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और फिर 1770 में बंगाल में एक ऐसा जबरदस्त अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। ये उस वक्त बंगाल की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा था। अब कंपनी के सामने एक नई और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो, उससे वो अपना मुनाफा कैसे निकाल सकती थी? आखिर अगर किसान और कारीगर ही नहीं बचेंगे तो कंपनी को रेवेन्यू देगा कौन? इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कंपनी ने एक के बाद एक 3 अलग-अलग टैक्स सिस्टम आजमाए। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, फिर आया महलवाड़ी सिस्टम और फिर रैयतवाड़ी। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, इन तीनों का मकसद तो एक ही था, कंपनी के लिए एक पक्की इनकम का जुगाड़ करना। लेकिन नतीजा हर बार एक ही निकला। टैक्स इतना ज्यादा होता था कि या तो जमींदार अपनी जमींदारी खो बैठते या फिर किसान अपनी जमीन छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते थे। 1806 में H.T. कोलब्रुक ने उस वक्त के हालात पर लिखा था कि कैसे ज्यादा लगान के बोझ तले दबे किसान कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे वो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते। ये सिस्टम किसानों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र बन गया था, जो उनसे उनकी जमीन और जिंदगी दोनों छीन रहा था। बहुत जल्द कंपनी को ये एहसास हुआ कि जमीन से सिर्फ टैक्स ही नहीं वसूला जा सकता, बल्कि उस पर वो फसलें भी उगाई जा सकती हैं जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा जरूरत थी। बस यही से कंपनी का पूरा फोकस उन कैश क्रॉप्स पर चला गया जिनकी यूरोप के बाजारों में जबरदस्त मांग थी। जरा इन 2 कपड़ा प्रिंट्स को देखिए। एक भारत का है, दूसरा ब्रिटेन का। दोनों में एक चीज कॉमन है, ये गहरा नीला रंग। ये रंग आता था इंडिगो यानी नील नाम के एक पौधे से, और उस जमाने में भारत इसका सबसे बड़ा सप्लायर था। आप जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 1788 तक ब्रिटेन जो भी नील इंपोर्ट करता था उसमें भारत का हिस्सा सिर्फ 30% था। लेकिन महज 22 साल बाद 1810 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर 95% पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कपड़ा उद्योग आसमान छू रहा था और उन्हें नीले रंग की सख्त जरूरत थी।
कंपनी ने इस मांग को पूरा करने का सारा बोझ भारत के कंधों पर डाल दिया। लेकिन सवाल ये था कि जिन किसानों को अपने खाने के लिए चावल उगाना था, उनसे नील की खेती आखिर करवाई कैसे जाए। और यहीं से शुरू होता है नील का वो जाल, जिसने किसानों को शोषण के एक ऐसे चक्र में फंसा दिया जिसका कोई अंत नहीं था। देखिए, नील की खेती के दो तरीके थे, निज और रैयती। निज सिस्टम में बागान मालिक अपनी ही जमीन पर मजदूरों से खेती करवाते थे, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े और उपजाऊ जमीन के टुकड़ों की जरूरत थी, जो आसानी से मिलते नहीं थे। इसीलिए 75% से ज्यादा नील की खेती रैयती सिस्टम से होती थी। इसमें किसानों से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, जिसे सट्टा कहते थे। और ये रैयती सिस्टम असल में कर्ज का एक सोचा समझा जाल था। पहला कदम, किसान को कम ब्याज पर थोड़ा कैश एडवांस दिया जाता। दूसरा कदम, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाना पड़ता। तीसरा कदम, फसल कटने पर उसे उसकी फसल का दाम बहुत ही कम मिलता था। और चौथा कदम, दाम इतना कम होता कि पुराना कर्ज कभी चुकता ही नहीं था और उसे अगली फसल के लिए एक नया कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ता था। ये एक ऐसा चक्र था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। और मुश्किलें थीं। बागान मालिक जिद करते थे कि नील की खेती सबसे अच्छी जमीन पर ही हो, मतलब उसी जमीन पर जहां किसान अपने खाने के लिए चावल उगाते थे। और तो और नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वो जमीन की सारी ताकत खींच लेती थीं। नतीजा, एक बार नील की खेती हो गई तो उस जमीन पर दोबारा चावल उगाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। जब शोषण और जुल्म अपनी सारी हदें पार कर गया तो आखिरकार किसानों के सब्र का बांध टूट गया। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील उगाने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का मशहूर ब्लू रिबेलियन, यानी नील विद्रोह। ये विद्रोह सिर्फ तलवारों और लाठियों से नहीं लड़ा गया, ये गीतों और नारों से भी लड़ा गया। ये उस समय के एक लोक गीत की कुछ पंक्तियां हैं जो किसानों के भावनाओं को दिखाती हैं। इस बार रैयत सब तैयार हैं, वे अब चुपचाप मार नहीं खाएंगे। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये सालों की खामोशी के टूटने का ऐलान था। तो सवाल ये है कि जो किसान इतने सालों से जुल्म सह रहे थे, उन्हें अचानक विद्रोह करने की इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? इसकी कई वजहें थीं। पहली, उन्हें अपने ही जमींदारों और गांव के मुखियाओं का साथ मिला, जो खुद बागान मालिकों की बढ़ती ताकत से परेशान थे। उन्हें एक गलतफहमी भी थी कि शायद ब्रिटिश सरकार उनके साथ है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी उनका आपसी भाईचारा और बागान मालिकों का मिलकर सामना करने का फैसला। इस विद्रोह ने पूरे सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। आइए देखते हैं कि आखिर इसका नतीजा क्या हुआ। विद्रोह की आग को देखकर सरकार को एक इंडिगो कमीशन बनाना पड़ा। इस कमीशन ने अपनी जांच में बागान मालिकों को जबरदस्ती और धोखेबाजी का दोषी पाया और साफ साफ कहा कि नील की खेती किसानों के लिए सरासर घाटे का सौदा है। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। इंडिगो कमीशन के सामने बयान देते हुए हाजी मुल्ला नाम के एक किसान के ये शब्द उस पूरी पीड़ा को एक लाइन में बयां कर देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो नील उगाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं नील बोने के बजाय भीख मांगना पसंद करूंगा। ये एक अकेले इंसान की नहीं, बल्कि लाखों किसानों की आवाज थी। इस विद्रोह के बाद बंगाल में नील का उत्पादन लगभग ठप हो गया, जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिखता है। बागान मालिक अपना बोरिया बिस्तर लेकर बिहार शिफ्ट हो गए। फिर कुछ समय बाद जर्मनी में सिंथेटिक रंगों की खोज ने इस व्यापार की कमर ही तोड़ दी और आखिर में 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन ने भारत में नील की इस दर्दनाक कहानी का आखिरी अध्याय लिखा। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? नील विद्रोह की ये दास्तां हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब कोई आर्थिक सिस्टम आम लोगों से कुछ ऐसा करने की मांग करता है जो नामुमकिन है, जो उनकी जिंदगी छीन रहा है, तो आखिर कब तक लोग चुप रहेंगे और कब वो खुद उठकर उस सिस्टम की शर्तें फिर से लिखेंगे?